Hey everyone, welcome back to my channel. And in today's video, we are going to deep dive into one of the most important financial statement of any business. Yes, you get it right, the income statement. So whether you are an investor or you are an owner of a business or you're just curious about financial statements, this is the video for you. So let's get started. So what is financial statement and what is the income statement? So in this video, we are going to cover it, both the things, कि एक इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ स्टैंड करती है और साथ ही साथ इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। कुछ लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इन शॉर्ट में इसे P&L भी बोलते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, क्यों इसे बनाया जाता है और इसको एनालाइज करने के तरीके हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इनकम स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के बारे में बताती है। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुल मिला के 5 स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें पहली है बैलेंस शीट, दूसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरी इनकम स्टेटमेंट जिसे P&L और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, चौथी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और पांचवा होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम क्विकली इनके बारे में वन लाइनर जानें तो बैलेंस शीट बेसिकली एक स्नैपशॉट है जो कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में बताती है एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर। वहीं कैश फ्लो हमें बताता है कि एक कंपनी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैसे हैं कैश के, वो उन्हें हाईलाइट करता है कि कंपनी कैसे कैश जनरेट कर रही है और उनको कहाँ यूज़ कर रही हैं। इन दोनों ही टॉपिक पे मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि एक ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक बिज़नेस की क्या रेवेन्यू रही हैं और क्या उसके एक्सपेंसेस रहे हैं, और उसके बाद उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी उसके निकल के आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, व्हाट रिमेन्स इज द आइदर प्रॉफिट और लॉस। चौथी स्टेटमेंट है चेंज इन इक्विटी। तो चेंज इन इक्विटी में हम सिर्फ शेयर होल्डर के पास जो इक्विटी पड़ी है उसमें कितने चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको डिनोट करते हैं चेंज इन इक्विटी के माध्यम से एक स्पेसिफिक पीरियड में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जैसा हमने बताया कि कंपनी की रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें इनकम स्टेटमेंट बताती है। ये इनकम स्टेटमेंट सिंपल सा रूल अगर लगाएं तो ये है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू दी नेट इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी इससे निकल कर आए। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में मैंने एक फॉर्मेट लगाया है प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्यों कहा जाता है, ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। तो ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो में किसी चीज़ की स्टार्टिंग होगी और स्टार्टिंग से एंड तक वो वीडियो बनाया जाएगा, तो इसलिए इसे बोला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, बैलेंस शीट के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। तो चलिए अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है वो है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू आपकी आती है या तो बिज़नेस कोई प्रोडक्ट सेल करता है या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कराए, और ये सब उसको करना है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में।
जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस की। ऐसा नहीं कि उसने वन ऑफ ये किया और उससे उसने रेवेन्यू जनरेट करी, हम उसको रेवेन्यू जनरेट कंसीडर कर लें। जी नहीं, रेवेन्यू वही मानी जाएगी जो बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे जो अपने नॉर्मल काम में जो वो कर रहा है उससे जो कंसिडरेशन या उससे जो मनी वो कलेक्ट करता है उसे कहा जाता है रेवेन्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिटर्न्स एंड रिफंड की भी बात की गई है। तो रेवेन्यू में से जब हम मान लीजिए कि आपकी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आए जो रिटर्न हो गए, अब उनका पैसा तो आपको कोई नहीं देगा, तो वो पैसा आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो इस केस में ये चीज़ें रिफ़ंड और रिटर्न्स का जो अमाउंट है ये रेवेन्यू में से लेस होता है, जिसके बाद हमारे नेट रेवेन्यू मिलती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए एक टेलीकॉम कंपनी है जो अपनी रेवेन्यू जनरेट करती है हैंडसेट बेचकर और साथ में सर्विस प्रोवाइड करके। मान लीजिए 1 साल की उन्होंने सब्सक्रिप्शन दी है वॉइस और इंटरनेट की फॉर ए सर्टेन अमाउंट। तो ये दोनों चीज़ें टेलीकॉम कंपनी के लिए एज ए रेवेन्यू काउंट होगी। चलिए अब बात करते हैं कॉक्स की। कॉक्स का पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इसे कहा जाता है। तो ये मेजरली वो कॉस्ट है जो आप इंकर करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में और उसे एक्वायर करने में। तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लीजिए आप टी शर्ट की फैक्ट्री है आपकी, और आप जो कपड़ा लाते हैं, जो आप लेबर उस पर लगाते हैं, ये सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आपके कॉक्स का पार्ट है। तो कॉक्स के मेनली 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड इसमें आते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, एट्रीब्यूटेबल है टू द प्रोडक्ट जो हम सेल करने वाले हैं या जो हम सेल कर रहे हैं। तो ये होता है कॉक्स। अब हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस कॉक्स, व्हाट रिमेन्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसको हमने कॉक्स का नाम दिया, वो सब जब हम रेवेन्यू में से डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। और कंपनीज अधिकतर अपने ग्रॉस प्रॉफिट को हाई रखने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनके बाद के एक्सपेंसेस के लिए भी वहीं से खर्चा निकल सके। तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। हमारी 4th कैटेगरी है एक्सपेंसेस, जिसमें आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और SG&A के एक्सपेंसेस। सो SG&A होता है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें मेजरली जो एक्सपेंसेस कवर होते हैं वो होते हैं ऑफिस सप्लाइज़, रेंट, आपके रिसेप्शन में जो पर्सन बैठा है उसकी सैलरी, या ऑफिस में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में HR में, इन सब की सैलरीज जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये है एक्सपेंसेस, जिसमें इनडायरेक्ट और SG&A दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं EBITDA की। सो EBITDA का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने वो सेक्शन हाईलाइट किया है। तो आपकी रेवेन्यूज़ आई, रेवेन्यू में से आपने कॉक्स घटाया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस घटाए सारे इनडायरेक्ट और SG&A, तो आपको मिला EBITDA। अब EBITDA में से जब आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, सो डेप्रिसिएशन बेसिकली टेंजिबल एसेट्स पर लगता है और अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पर। और मान लीजिए कोई लोन लिया गया है कंपनी के द्वारा, जो कंपनी जिसके लिए कंपनी इंटरेस्ट पे करती है,
तो वो इंटरेस्ट भी, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक कॉस्ट है, इसको अलग रखा जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा नेट अर्निंग्स। जब हम अपनी इनकम में से, ऑपरेटिंग इनकम में से, जब हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और टैक्सेस घटा देते हैं, तब हमें मिलती है नेट अर्निंग, मतलब नेट इनकम। यहाँ हम देख सकते हैं 2 टाइप के मैंने फॉर्मेट लगाए हैं। तो ऑन द लेफ़्ट आप देखिए रेवेन्यूज़ होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कीजिए तो आपको मिलता है ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपके ऑपरेटिंग लॉसेस आएंगे। और उसके बाद आते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद हम टैक्सेस डिडक्ट करेंगे और जो हमारा बचता है वो होगा नेट इनकम या फिर नेट लॉस। तो देखिए, नेट इनकम की सिचुएशन वो है जब आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस से, और नेट लॉस बनेगा जब आपके लॉसेस, मतलब आपके जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं आपकी रेवेन्यू से, तो आपको मिलेगा लॉस। तो हर कंपनी अपनी तरफ से यही कोशिश करती है, और उन्हें करनी भी चाहिए, कि उनका नेट इनकम जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहे, मतलब वो हमेशा रेवेन्यूज़ हमेशा एक्सपेंसेस से ज़्यादा हों, जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले। तो ये होता है नेट इनकम। अब हम बात करते हैं कुछ एनालिसिस की। अभी तक हमने सीख लिया कि हमें इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट हैं, हमने उन कंपोनेंट को भी समझा। और अब हम बात करेंगे कि हम इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करें। तो देखिए, यहाँ मेजरली 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ यहाँ काम आती हैं, जिसमें पहली है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो सिंपल है निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई विद 100 आपको मिलती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसकी ये परसेंटेज आ गई। सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसमें आप लीजिए ऑपरेशन इनकम को, उसको डिवाइड कीजिए रेवेन्यू से, देन मल्टीप्लाई विद 100 टू गेट अ परसेंटेज। आपका इस केस में निकल के आता है 20.7%। तो ऐसे हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और लास्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स मैंने जो राइट में एक स्क्रीनशॉट लगाया है P&L का, उससे ही लिए हैं। पूरी कैलकुलेशन के लिए मैंने ये यूज़ किया है, ऐसे ही मैंने नेट मार्जिन भी निकाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब एनालाइज करते हैं दुनिया की वन ऑफ द नोन कंपनी एप्पल। तो एप्पल के मैंने यहाँ पिछले 3 साल के इनकम स्टेटमेंट निकाला है, ऑन द राइट आप देख सकते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड में हमने थोड़ी एनालिसिस की है इन नंबर्स की थ्रू द रेशोज़ विच वी जस्ट डिस्कस्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कि जो एप्पल की रेवेन्यू है ईयर सितंबर 2024 में एंड हुआ है, इनका फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से सितंबर का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू इनका सितंबर 2023 में थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन फिर 2024 में अगेन उसने ऊपर की तरफ राइज़ किया। और अगर हम देखें कि ग्रॉस मार्जिन्स कितने हैं एप्पल के, तो सितंबर 2022 में इनके मार्जिन थे 44% ग्रॉस मार्जिन, और 23 में भी ग्रॉस मार्जिन इनके 44% थे। लेकिन देखिए 2024 में इनके ग्रॉस मार्जिन्स 2% से इंक्रीज़ हो गए हैं। जी हाँ, जो हुआ है किस वजह से, इन्होंने अपने डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिडक्शन किया है, जो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, जो मैंने परसेंटेज निकाली है, जो 54% दिखा रहा है, जो पिछले साल 56% था।
तो 2% की इम्प्रूवमेंट जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में करी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन्स में। ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज़ हो गया है। तो इनका ग्रॉस मार्जिन जो लास्ट ईयर इन्होंने एंड किया है 24 में, वो 2% से हाई है एज़ कम्पेयर टू इनके प्रीवियस ईयर्स। अब हम इनके बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखिए यहाँ पर भी 32% है लास्ट ईयर, जो कि बेटर है पिछले सालों से। पिछले साल जहाँ इनका 30% था और उससे पिछले साल 31% था। अब हम देखते हैं इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन में इनके यहाँ रिडक्शन हुआ है 1% का लास्ट ईयर। और वो क्यों हुआ है? जैसा हम देख सकते हैं कि इनकी इनकम, नेट इनकम जो है वो रिड्यूस हुई है, और उसका मेन रीज़न है इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस इनके काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर हम ऑन द राइट देखें तो ईयर 22 में इनके 16% टैक्सेस थे। इनकम टैक्स प्रोविज़न जो इन्होंने लिया था वो 16% था। ईयर 2023 में वो 15% हुआ और 24 में वो 24% है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी इनकम स्टेटमेंट को और पता लगा सकते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो देखिए एप्पल जो कंपनी है वो लगभग आपका 24% नेट प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट आपको बेचे जाते हैं उन पर जो ग्रॉस मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 45% का है। ऑन द राइट below, extreme below, you can see the bifurcation of their product as well. तो आईफोन इनकी वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, और आईपैड सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट है लास्ट ईयर में। और देखिए हम सभी को पता है आईफोन आज की डेट में एक स्टेटस सिंबल की तरह लिया जा रहा है। इस वजह से इनकी रेवेन्यू इतनी हाई है पर ईयर। अदरवाइज़ आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट ये ऑलमोस्ट 45% मार्जिन्स पे, ग्रॉस मार्जिन्स पे बेच रहे हैं, और सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद भी इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो 24-25% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनीज कितनी बेनिफिशियल हैं, कितना सही इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है, कितने अच्छे प्रोडक्ट ये बना रहे हैं जो मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं और इनके लिए बहुत अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, subscribe to my channel and leave a comment with any question or topic you would like me to cover next. See you in the next video. Till then, bye.